पढ़ने हम लोग जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम आज पढ़ेंगे। अभी इसके पहले हम तीनों टेंस के इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीन टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब पहचान। इसकी क्या पहचान है? ठीक है, यदि हिंदी वाक्य की यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आप क्या देख रहे हैं? यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वह वाक्य किस टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? अब देखिए इस टेंस में क्या होता है। इस टेंस में काम क्या रहता है? जारी रहता है। काम होता रहता है लेकिन समय का पता नहीं रहता है। कोई आपसे कहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो इसमें आपका काम क्या रहता है? जारी रहता है, लेकिन इसमें समय का पता नहीं रहता है। एग्जाम्पल जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए रहा है आया है कि नहीं? काम तो जारी है लेकिन ये टाइम नहीं दे रहा है, कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ रहा है। देखिए कोई जी वह पुस्तक पढ़ रहा है, काम उसका जारी है पढ़ने का। सीता गीत गा रही है। देखिए सीता गीत गा रही है लेकिन कब से गा रही है ये टाइम फिक्स नहीं है। वे प्रश्न हल कर रहे हैं। वे प्रश्न हल कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह कोई पता नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे आपने क्या देखा, वह पुस्तक पढ़ रहा है, अंत में रहा है आया है। सीता गीत गा रही है, अंत में रही है आया है। काम जारी है लेकिन कब से काम हो रहा है यह कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है, तो आप क्या कहेंगे? यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा।
आप यह भी बताएंगे इसमें काम जारी रहता है लेकिन समय का पता नहीं रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसे आप नोट कर लें। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। आपसे कोई पूछ ले कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो आप कहेंगे इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। क्लियर है? अब देखिए इज, एम, आर यदि होती है तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब है डियर स्टूडेंट, तो ये सभी के साथ यूज तो होंगी नहीं, इसीलिए ये किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। यूज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग किसके साथ इज लगाएंगे और किसके साथ एम लगाएंगे, अब हम उस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। तो आप लिखिए, बहुत टाइम हम आपका नहीं लेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही माने क्या होता है? वह। ही, सी, इट, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक वस्तु, तथा एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट, एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, आई माने मैं, आई के साथ, सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आपसे कोई कहे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे एम। क्या यूज करेंगे? एम। क्लियर है? अब आप आइए थर्ड नंबर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी, यू, दे, एक से अधिक व्यक्ति,
एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, अधिक वस्तु तथा एक से अधिक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि सब्जेक्ट वी यू दे, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक जानवर रहता है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। ही सी इट, एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करना जान गए। अब आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा तो आप लोग बता लेंगे। क्लियर है? इसे आप नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। फाइनाइट वर्ब, FINITE, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होती है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब क्या होती है? मेन वर्ब। अब कोई पूछे आपसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो आप लिखेंगे V1 प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अर्थात गोइंग, कमिंग, कॉलिंग, ऑल कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात सभी कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आप जान लीजिए, जितने कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यह स्पष्ट आप समझ लें। चाहे कोई भी टेंस हो, यदि कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आप चलते हैं ट्रांसलेशन बनाने का नियम। कैसे आप ट्रांसलेशन को बनाएंगे? ट्रांसलेशन बनाने का नियम। ट्रांसलेशन बनाने का नियम। ट्रांसलेशन बनाने का नियम। कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे उसका नियम आप देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यदि ट्रांसलेशन बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे इंग्लिश में, उसका पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे डियर स्टूडेंट? ठीक है, उसका फार्मूला लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट जो दिया रहेगा
उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जो भी करता रहेगी, राम श्याम, ही सी इट, आई वी यू दे, जो भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट, उसकी हम इंग्लिश लिखेंगे। और सेकेंड नंबर पर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। और थर्ड नंबर पर आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फोर्थ नंबर पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। और अंत में फिफ्थ नंबर पर आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, पहले आप सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट की इंग्लिश बनाएंगे। अब आप देखिए ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। ठीक है, हिंदी में दिया गया रहेगा और उसे इंग्लिश में हम बनाएंगे। ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। देखिए पहला, वह पतंग उड़ा रहा है। देखिए अंत में रहा है आया है, आया है कि नहीं, ये अंत में रहा है आया है, तो इसका मतलब क्या, यह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हुआ और इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसीलिए यह आपका क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। क्योंकि इसमें न तो नहीं आया है और न तो इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आया है। क्लियर है। अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, अब आप देखिए, वह पतंग उड़ा रहा था, कौन उड़ा रहा था, तो आपको सब्जेक्ट पता हो गया वह, और वह की स्पेलिंग ही होती है, अब वह की स्पेलिंग ही होती है और वह एक वचन होता है, इसीलिए एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। एक वचन कर्ता के साथ आप क्या करेंगे, एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम क्या, वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो वह की स्पेलिंग ही हो गई, ही के साथ क्या हेल्पिंग लगेगी, इज। हमने आपको क्या बताया कि ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। क्यों इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसीलिए एक वचन कर्ता के साथ एक वचन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब उड़ाना का फ्लाई, ही इज फ्लाइंग, FLYING, he is flying a kite, he is flying a kite, वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, he is flying a kite। ठीक है, अब देखिए इसे आप नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या करता, एक वचन है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब एक वचन ही यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर, तुम अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहे हो, तुम अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहे हो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट तुम है, तुम क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन होने के साथ यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन होगी। तो इसलिए तुम की स्पेलिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट, तुम की स्पेलिंग यू होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू। यू क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन होगी। इसलिए यू के साथ आप क्या लिखेंगे, आर, यू आर। ठीक है, उसके बाद देखिए जा रहे होंगे तो जाना की स्पेलिंग क्या है, गो। गो में ING जोड़ देंगे, यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, विथ, यू आर गोइंग टू स्कूल विथ। अब यू के साथ अपना की स्पेलिंग योर होती है, YOUR, यू आर गोइंग टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स, FRIENDS, FRIENDS, फ्रेंड्स। कह रहा यू आर गोइंग टू स्कूल विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहे हो। तो आपने क्या देखा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वहां हमने क्या प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, प्लूरल नंबर की अर्थात बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब यूज किया। नेक्स्ट देखिए, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। कौन पत्र लिख रहा है, तो राम पत्र लिख रहा है। तो राम पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ लिखेंगे राम, और राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, राम एक वचन है, इसीलिए एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और एक वचन की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज। क्या होती है, इज। तो राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है। तो राम क्या है, एक वचन है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दें, मैं एक पुस्तक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। देखिए रहा हूँ आया है और मैं आया है, तो मैं के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम। आई के साथ क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट, एम। तो लिखेंगे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जा रहा है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है, नोट कर लें इसे। ओके, अब नेक्स्ट आइए हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे आप बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आए, मैं बार बार कह रहा हूं जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आए वही हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे इसके बारे में आइए हम ड्रा करते हैं लाइन, और उस पर हम फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ नोट कर लेंगे। क्लियर है,
उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको यहाँ नोट करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। तीसरे नंबर पर क्या, चूंकि निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे, इसी से यह नकारात्मक सेंटेंस होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, अर्थात यह कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट। और उसके बाद तो फुल स्टॉप आप जानते ही हैं। उसमें पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट रहेगी, जो भी करता रहेगी, आप उसकी इंग्लिश को लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर नोट करेंगे। उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन दे दिया जाए, वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। वे अपना समय नहीं नष्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसमें नहीं शब्द आया है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक ना, तो वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। कौन नष्ट नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। दे बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, इसीलिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन की लगेगी, और बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आर होती है, दे आर। क्लियर है। और नष्ट कर, दे आर, और इसके बाद क्या नॉट लगाएंगे, दे आर नॉट। और क्या, वेस्ट, WAST, तो ई हटा देंगे, WASTING। दे आर नॉट वेस्टिंग देयर, THEIR, देयर। ठीक ना, टाइम, TIME। कह रहा है कि दे वेयर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, वे अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। वे अपना समय क्या नष्ट नहीं कर रहे हैं। दे वेयर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यदि यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप एकदम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में एक और एग्जाम्पल देखेंगे। वह एग्जाम्पल क्या है, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, इसको हम नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि मैं आया है, और मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है। तो आई एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम लगती है। तो आई एम। उसके बाद नॉट है तो आई एम नॉट। उसके बाद देखना का लुक होता है, LOOKING। आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं देख रहा हूँ।
क्या नहीं देख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स? अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं। तो आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर, एट माई पिक्चर, PICTURE, PICTURE। कह रहा है आई एम नॉट लुकिंग एट माई पिक्चर, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यह आपका निगेटिव सेंटेंस है। इसीलिए यहां पर देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है। क्लियर है कि नहीं? निगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का प्रयोग करते हैं। इसे नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीता और गीता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, रीता और गीता। थर्ड आपका एग्जाम्पल है रीता और गीता, रीता और गीता मधुर गीत नहीं गा रही हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने यह सेंटेंस इसलिए लिखा है कि आप देखिए, मैं जब लिखवाता हूं कि एक से अधिक पर्सन, अब रीता और गीता क्या हो गए, एक से अधिक पर्सन हो गए, दो पर्सन हो गए। अब यहाँ पर आप क्या क्या बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन होने के नाते यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर है? तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? लिखेंगे रीता, RITA। क्लियर है? रीता एंड गीता, एंड गीता, GITA। रीता एंड गीता हमारा सब्जेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यह क्या है, एक से अधिक पर्सन की बात कर रहा है, एक से अधिक व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग अ स्वीट song। रीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। आपने देखा एक से अधिक व्यक्ति हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने आर का प्रयोग किया है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति रहता, एक पर्सन रहता, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना, वह अपनी गुड़ियों से खेल रही है, वह अपनी गुड़ियों से खेल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह अपनी गुड़ियों से खेल रही है, वह, सॉरी ये निगेटिव इसका बनाना है, वह अपनी गुड़ियों से, वह अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही है। निगेटिव हमें चाहिए ना, नहीं खेल रही है। डियर स्टूडेंट्स, वह अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही है। यहाँ तक देखें। अब देखिए वह क्या है, स्त्रीलिंग है, एक लेडीज की बात की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर वह की स्पेलिंग सी लिखेंगे, SHE। सी इज नॉट प्लेइंग हर डॉल, शी इज नॉट प्लेइंग विथ, साथ है विथ हर डॉल्स। ठीक है, वह अपने गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही है, इसलिए शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल्स। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इसलिए आप इसे नोट करें।
नोट कर लिए। अब आगे चलिए, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 1। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर एक ही चीज बार बार लिखवा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन जब पेपर में या कंपटीशन में आप बैठते हैं तो वही गलतियां करते हैं। ठीक है, आपको आज बहुत इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम के समय यही चीजें आती हैं और आप इसी में फॉल्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, यह आप देखिए, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, यदि सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो और अंत में रहा है, रही है, आ जाए, तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, उसका फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। आप उसे देखेंगे कैसे बनाएंगे। आप एरो ड्रा करें। ठीक है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, इज, एम, आर। आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। उसके बाद आप सब्जेक्ट जो भी करता रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? यदि नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप कंप्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कंप्लीमेंट लिखेंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगाएंगे। पहले क्या इज एम आर लिखेंगे, जो भी होगा सब्जेक्ट के अनुसार हमारे इज एम आर का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। यदि नॉट का प्रयोग किया गया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं किया गया है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हम नॉट को क्या करते हैं? सर्किल कर देते हैं, उसको घेर देते हैं, राउंड कर देते हैं कि यदि यह आया है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, और यदि वह नहीं आया तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसमें नॉट का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, क्या सुमन पत्र नहीं लिख रही है। देखिए क्या से शुरू है कि नहीं, और इसमें क्या नहीं शब्द आया है कि नहीं। तो कह रहा है क्या सुमन पत्र नहीं लिख रही है। तो देखिए कौन नहीं लिख रहा है? सुमन। सुमन क्या है? एक वचन है, इसीलिए यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब
इज का प्रयोग करेंगे। इज सुमन, इज सुमन, अब नाट है तो नाट भी लिखेंगे। इज सुमन नाट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो डियर स्टूडेंट्स यह गलत हो जाएगा। तो आपने देखा यदि सेंटेंस क्या से शुरू है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हैं, उस यदि नाट का प्रयोग हुआ है तो हम नाट भी लिखे हैं। ठीक, तो क्या सुमन पत्र नहीं लिख रही है? तो इज सुमन नाट राइटिंग अ लेटर। डियर स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें। ओके, नोट कर लिए। अब इसके आगे हम चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और आप नोट करें। क्या शिकारी शेर को पकड़ने के लिए क्या शिकारी शेर को पकड़ने के लिए एक योजना, एक योजना बना रहा है, बना रहा है। कह रहा है क्या शिकारी शेर को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहा है। देखिए क्या से स्टार्ट है लेकिन इसमें नहीं शब्द नहीं आया है, इसीलिए यह आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, यह केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो क्या शिकारी शेर को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहा है, तो आप लिखेंगे इज द हंटर। क्या होता है? द हंटर, इज द हंटर। ठीक है, बना रहा है, मेकिंग ए प्लान, मेक में आईएनजी, मेकिंग अ प्लान। क्या करने के लिए? टू कैच, टू कैच, टू कैच द लायन, टू कैच द लायन। क्वेश्चन मार्क, LION। इज द हंटर मेकिंग ए प्लान टू कैच द लायन। क्या शिकारी शेर को पकड़ने के लिए एक योजना बना रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या के जगह पर इज हमने लिखा है और शिकारी एक वचन है, इसीलिए यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, क्या क्या तुम गणित के, क्या तुम गणित के कठिन प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हो। देखिए कह रहा है क्या तुम गणित के कठिन प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हो। या क्या से शुरू हुआ है लेकिन सब्जेक्ट तुम है, तो देखिए क्या तुम तो हो जाएगा आर यू नॉट, आर यू नॉट सॉल्विंग, are you not solving the difficult questions of difficult questions of math या मैथमेटिक्स, क्वेश्चंस ऑफ मैथ या कह रहा आर यू नॉट सॉल्विंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ मैथ। क्या तुम गणित के कठिन प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हो। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर ले।
तब आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चलेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इनका क्या कह रहा है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड जानते हैं डियर स्टूडेंट, कल भी लिखवाए थे। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कब, क्यों, कहाँ। कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल कहा नहीं रहे आप लोग। ठीक है, कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, तो कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं बार बार कि यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसी की इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तो आप स्ट्रक्चर ड्रा करें। फार्मूला का क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड QW का मतलब हो गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा चौथे नंबर पर नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और फिफ्थ आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा कंप्लीमेंट, उसके बाद आपका अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य रहेगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, पहले आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका सब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की इंग्लिश दिया रहेगा वो हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज, MR, उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा जो करता रहेगा उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है ना, अभी ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, तुम पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो। देखिए, क्यों बीच में आया है कि नहीं, क्यों आपका क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका हम इंग्लिश लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है डियर स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, YRU, नॉट फ्लाइंग अ काइट। वाई आर यू नॉट फ्लाइंग अ काइट, तुम पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हो। तो देखिए, क्यों बीच में आया है, इसीलिए आपने क्या किया है, क्योंकि इसलिए स्पेलिंग पहले आपने लिखा है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए मेरी बहन स्कूल
कब जा रही है, कब जा रही है। मेरी बहन स्कूल कब जा रही है। अब देखिए कब बीच में आ गया है, इसीलिए कब की स्पेलिंग पहले लिखेंगे when is my sister when is my sister going to school, going to school, when is my sister going to school, मेरी बहन स्कूल कब जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, ठीक ना, अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक के सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, टेंस समाप्त हो गया। कौन सा टेंस पढ़ लिए हम लोगों ने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भी आज हम लोगों ने पढ़ लिया, समाप्त कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टेंस हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में और एग्जामिनर भी आपसे पूछता है। तो पहले आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल नंबर 2 को नोट करिए, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लें। नोट कर लिए। अब देखिए हम लोग अगला टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अगला टेंस हमारा है, वह टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला टेंस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला टेंस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन पहचान क्या है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आए तो वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए तो वह वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। जैसे, ठीक है, वह एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था। दूसरा देखें, सीता गीत गा रही थी। तीसरा देखें, वे स्कूल जा रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यह देखिए भूतकाल में काम जो हो रहा था उसके बारे में बताता है, लेकिन ये टाइम नहीं बताएगा कि कितने वर्ष से हो रहा था, कितने समय से हो रहा था।
लेकिन इसमें काम क्या हो रहा था, जारी था काम, लेकिन टाइम को ये नहीं बताता है, यही बस अंतर है। अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा था, देखिए अंत में रहा था आया कि नहीं, गा रही थी, रहे थे। तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वह किस टेंस में होगा, वह आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? अब आप इसको नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसकी देखिए हेल्पिंग वर्ब दो होती है, वह है वाज तथा वर। आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आप क्या बताएंगे, वाज तथा वर। क्या बताओगे डियर स्टूडेंट, बोलो क्या बताओगे, बोलो वाज तथा वर। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखिए वाज तथा वर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो यह अलग अलग यूज होंगे, ठीक है, एक साथ तो यूज हो नहीं सकते हैं। तो आइए अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ वाज वर्ब, यूज ऑफ वाज वर्ब, यूज ऑफ वाज और वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे ये आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए आप एक चीज जान लीजिए, आई को पास्ट टेंस में एक वचन माना जाता है, इसीलिए आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। यह एग्जामिनर पूछता है, आई को पास्ट टेंस में एक वचन और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन माना जाता है। देखिए पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हैव लगता है, देखे होंगे। तो ये जान लीजिए कि हिंदी सेंटेंस में आई को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन माना गया है, पास्ट टेंस में एक वचन माना गया है। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, आई, ही, शी, इट, एक व्यक्ति, एक वस्तु, तथा एक जानवर, एक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। कह रहा है सब्जेक्ट कर्ता आई, ही, शी, इट, एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा एक जानवर होने पर हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वह हेल्पिंग वर्ब आपका वाज है, हम वाज का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 देखिए, सब्जेक्ट, वी माने हम लोग, वी, यू, दे, वी, यू, दे, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति,
एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक वस्तु तथा एक से अधिक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। कह रहा है सब्जेक्ट कर्ता वी यू दे, एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु तथा एक से अधिक जानवर के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपसे कोई पूछे हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, तो आप क्या कहेंगे? एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का या वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस या नो? यस, क्लियर है। अब देखिए आपने यूज ऑफ वाज वर्ब पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हेडिंग हमारी है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। ठीक है ना? मैंने आपसे पहले ही बताया है जितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आईएनजी फॉर V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन बनाने के नियम पर। कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन बनाने का नियम। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन बनाने में आप सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ेंगे? वह आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, यह आप एक पिक्चर ड्रा करिए। अब उसी से आपको पता चलेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे, अर्थात आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कंप्लीमेंट को लिखेंगे, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएं। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है? आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? लिखिए, पहला वे मेला देखने के लिए
वे मेला देखने के लिए गोरखनाथ जा रहे थे। वे मेला देखने के लिए गोरखनाथ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे डियर स्टूडेंट? गोरखनाथ। गोरखनाथ की मेला लगती है कि नहीं लगती है? अब खिचड़ी आने वाला है, उस समय गोरखनाथ में 2 महीने तक मेला लगती है। बहुत भीड़ होती है। जो भी स्टूडेंट्स इस मेले को नहीं देखे हैं वह इस मेले को देखने जरूर आए और देखें यहाँ की रीति रिवाज और परंपरा को क्या है, हमारे गोरखनाथ मेले में, हमारे मंदिर में क्या है रीति। डियर स्टूडेंट्स, वे मेला देखने के लिए गोरखनाथ जा रहे थे। आपने देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे है। वे क्या है? बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो दे आर, सॉरी, हम जो लिखेंगे लिख देंगे, आप बोलेंगे नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज वर्ब ना, तो दे के साथ क्या लगेगा? वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब। यही है जल्दीबाजी में, दे वर, ठीक ना, गोइंग, दे वर गोइंग टू गोरखनाथ they were going to Gorakhnath to see the fair. They were going to Gorakhnath to see the fair. वे मेला देखने के लिए गोरखनाथ जा रहे थे। They were या they were going to गोरखनाथ टू सी द फेयर। फेयर माने मेला। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें, ठीक है? तब आगे फिर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? ओके, अब लिखिए अध्यापक बच्चों को छड़ी से पीट रहे थे। अब देखिए, अध्यापक बच्चों को छड़ी से पीट रहे थे। कौन पीट रहा था डियर स्टूडेंट्स? अध्यापक। अध्यापक एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए इसके साथ हम एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह भी वाज। अध्यापक तो हो जाएगा द टीचर, द टीचर वाज beating, the teacher was beating the children with stick. The teacher was beating the children with stick, या ऐसे भी कर सकते हैं, the teacher was beating with stick the children। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सुमन बागीचे में फूल तोड़ रही थी। सुमन बागीचे में क्या कर रही थी डियर स्टूडेंट्स? फूल तोड़ रही थी। तो हो जाएगा सुमन
was plucking Suman was plucking a flower in the garden. Suman was plucking a flower in the garden. नेक्स्ट देख लीजिए, माता जी खाना पका रही थी। माता जी खाना पका रही थी। कौन खाना पका रहा था डियर स्टूडेंट्स? मदर। ठीक है, माता जी खाना पका रही थी। तो कौन पका रहा था? मदर। तो मदर वाज कुकिंग फूड। मदर वाज कुकिंग फूड। इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ओके, नोट करें। नोट कर लिए? आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। और जब निगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, तो इसमें नॉट का प्रयोग अवश्य होगा। पहले आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे? सब्जेक्ट जो भी करता होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर आप क्या लिखेंगे? वाज या वर लिखेंगे। और थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। और फोर्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और फिफ्थ नंबर पर कंप्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आप वाज वर नॉट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। कह रहा है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। कौन घंटी नहीं बजा रहा था? तो चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। आप देखते होंगे स्कूलों में कौन घंटी बजाता है? प्यून। चपरासी तो हो जाएगा द प्यून। द प्यून वाज नॉट रिंगिंग। The peon was not ringing the bell. Ringing the bell. कह रहा है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। ओके, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मोहन नदी के किनारे नहीं जा रहा था। हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। वो अभी किस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो मोहन वाज नॉट गोइंग टू द बैंक ऑफ
to the bank of river. Mohan was not going to the bank of river. मोहन नदी के किनारे नहीं जा रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, नोट कर लें इसे, तब आगे हम लोग बढ़ें। नोट करें। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं इसके दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि क्या से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो आप लिखेंगे फर्स्ट रूल में। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट? यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, यदि हिंदी वाक्य की प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। ठीक ना? यदि क्या से शुरू हो तो ट्रांसलेशन बनाने के नियम क्या है? निम्न है। अब कैसे इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, हम अपने पहले ड्रा करें फार्मूले को, तब आप देखेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होगी वो लिख लीजिएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट्स? वाज और वर्ब। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि आपको लर्न हो जाए, आपको रटने की जरूरत नीड ना पड़े। ठीक है? तो कोई पूछे आपसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वाज तथा वर्ब। अब सेकेंड नंबर पर क्या होगा? सब्जेक्ट। सेकेंड नंबर पर क्या होगा? सब्जेक्ट। और थर्ड नंबर पर क्या होगा? नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पर क्या होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अथवा आईएनजी फॉर्म होगा। और फिफ्थ पर ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद कंप्लीमेंट होगा। और अंत में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब होगी, वाज वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा होगा उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट का आप प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं प्रयोग करेंगे। यह ध्यान रहे, यदि यह नॉट है तो आप प्रयोग करेंगे, यदि नॉट नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल है तो नॉट नहीं रहेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो आपका नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे, अभी नोट्स कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिखिए। क्या तुम आज कानपुर जा रहे थे? क्या तुम आज कानपुर जा रहे थे? क्या
तुम आज कानपुर जा रहे थे। क्या तुम आज कानपुर जा रहे थे? तो देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा वर यू गोइंग टू कानपुर। वर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम आज कानपुर जा रहे थे? तो टाइम भी दिया है, तो टुडे यहां लिख देंगे TODAY। ठीक है, क्या तुम आज कानपुर जा रहे थे? वेयर यू गोइंग टू कानपुर टुडे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मछुआरा नदी में जाल नहीं फेंक रहा था? नहीं फेंक रहा था। जानते ही हैं डियर स्टूडेंट, इस समय क्या है, चारों तरफ जाले बिछाई जा रही हैं, लोग मछलियों को पकड़ रहे हैं। तो देखिए, क्या मछुआरा नदी में जाल नहीं फेंक रहा था, क्या से शुरू है कि नहीं है? तो मछुआरा एक वचन है, तो यहां पर लिखेंगे वाज द फिशरमैन। अब देखिए नहीं शब्द आया है, तो नॉट थ्रोइंग, थ्रो माने फेंकना, थ्रोइंग क्या जाल ए नेट इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क। Was the fisherman not throwing a net in the river? क्या मछुआरा नदी में जाल नहीं फेंक रहा था? डियर स्टूडेंट, यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और ऊपर वाला आपका क्या तुम आज कानपुर जा रहे थे, यह आपका केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो वह पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसे नोट कर लें, अब नेक्स्ट रूल हम बताएंगे। नोट कर लिए? रूल नंबर 2 इसका क्या कह रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, यदि बीच में आ जाए तो आप कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसके रूल्स क्या हैं, वह आपको मैं ड्रा करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे
जो भी रहेगा, व्हाट वेयर हाउ, जो भी बीच में दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। और थर्ड नंबर पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फोर्थ नंबर पर आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। यदि नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्लीमेंट। अंत में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, सब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब इस पर आइए हम एग्जाम्पल कुछ करते हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आपका क्या है, तुम उगते हुए सूरज को कब प्रणाम कर रहे थे। देखिए, तुम उगते हुए सूरज को कब प्रणाम कर रहे थे। देखिए बीच में कब आया है, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, तो पहले लिखिए व्हेन। व्हेन। अब देखिए यू के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे, व्हेन वर यू सैल्यूटिंग। सैल्यूट माने प्रणाम कर, सैल्यूटिंग द राइजिंग सन। राइजिंग सन क्वेश्चन मार्क, व्हेन वेयर यू सैल्यूटिंग द राइजिंग सन, तुम उगते हुए सूरज को कब प्रणाम कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। वे मैच खेलने के लिए तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें नहीं शब्द आ गया है तो यह कौन सा सेंटेंस हो गया, यह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए बीच में क्यों आया है, तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्लियर है? क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। अब देखिए वे के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। वाई वर दे। आपका सब्जेक्ट क्या है, दे। कर्ता क्या है, दे। तो दे के साथ क्या आप हेल्पिंग वर्ब यूज किए, वर। तो वाई वर दे। और देखिए इसके बाद नहीं शब्द दिया है तो नहीं शब्द की इंग्लिश अवश्य लिखेंगे। यहाँ पर देखिए वाई वर दे नॉट। क्लियर है? अब देखिए अंत में बुला रहे थे, मुख्य क्रिया क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब कहाँ होती है, अंत में होती है। किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ही आपको मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब मिलती है। तो वाई वेयर दे नॉट कॉलिंग यू, why were they not calling you
टू प्ले मैच, टू प्ले मैच, क्वेश्चन मार्क। कह रहा अभी मैच खेलने के लिए तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे थे, वाई वेयर दे नॉट कॉलिंग यू टू प्ले मैच। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से क्या देखा कि आपका जो है दो टेंस कंप्लीट हुए आज। पहला क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े। दोनों टेंस आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके वाइवा में एग्जामिनर इस टेंस से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप इस टेंस को स्पष्ट क्लियर ध्यान से पढ़ें और इसे नोट्स बनाएं, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके बारे में पूछा जाएगा, इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है इसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो आप बताएंगे। अब आपसे पूछ दिया जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब डियर स्टूडेंट, वाज एंड वर है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ दे इसमें वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट मीन्स आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है, चाहे कोई भी टेंस हो, यदि वह कंटिन्यूअस टेंस में है तो उस टेंस में आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आप इसे नोट कर लें।